हेलो, मैं डॉक्टर व्योमा, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फिनॉल्स के बारे में, जो बीएससी पार्ट सेकेंड की पेपर सेकेंड का एक चैप्टर है। फिनॉल्स क्या होते हैं और क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, किस तरह से इसका सिंथेसिस किया जाता है, इस सब के बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फिनॉल्स होते क्या हैं। व्हाट आर फिनॉल्स? Phenols are those organic compounds which contain at least one OH group attached directly to a benzene ring. यानी कि फिनॉल ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें एक बेंजीन रिंग होती है जिस पर एक OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच रहता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप डायरेक्टली अटैच रहता है, तो उसको हम फिनॉल्स कहते हैं। फिनॉल्स को हम जनरल फॉर्मूला इसका दे सकते हैं, जैसे बेंजीन रिंग है C6H5 और OH ग्रुप उस पर अटैच्ड है, ये कॉमन नेम है फिनॉल का। क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल एंड नॉमेनक्लेचर। क्लासिफिकेशन हम फिनॉल का किस आधार पर करते हैं? हम लेते हैं OH ग्रुप का आधार कि कितने OH ग्रुप इसमें प्रेजेंट हैं, उसके आधार पर हम फिनॉल्स को डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ OH ग्रुप अटैच्ड टू अ बेंजीन रिंग। So phenols are classified as monohydric, dihydric, trihydric phenols. Mono means one, hydric means OH group. Such phenols which contains one OH groups are called monohydric phenols. If two OH groups are present, then they are called dihydric phenols, and if three OH groups are present, they are called as trihydric phenols. Monohydric, dihydric and trihydric phenols. Phenols are usually named by common name system or as a derived number system, in which we say as a phenol or as hydroxy derivative of benzene by IUPAC nomenclature system. यानी कि हम फिनॉल का जनरल जो नॉमेनक्लेचर है वो हम फिनॉल से बोलते हैं उसको, या फिर बेंजीन के डेरिवेटिव जिस पर कि OH ग्रुप लगा रहता है उस नाम से इसका नामकरण किया जाता है। आज हम डिस्कस करते हैं मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स का नॉमेनक्लेचर। हमें पता है मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स क्या है, वह संरचना जिसके अंदर की बेंजीन रिंग पर एक OH ग्रुप अटैच रहता है, तो उसको हम कहते हैं मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स। अगर फिनॉल्स के अंदर दो OH ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं तो उसको हम कहेंगे डायहाइड्रिक फिनॉल। तो यहाँ पर ये मोनोहाइड्रिक फिनॉल है क्योंकि यहाँ पर एक OH ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पर ये है एग्जाम्पल फिनॉल का, ये बेंजीन रिंग है जिसमें एक OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सी बेंजीन क्योंकि हाइड्रोक्सी ग्रुप है और ये बेंजीन रिंग। दूसरा एग्जांपल है ऑर्थोक्रिसोल जो कि है 2-मिथॉक्सीफिनॉल या 2-हाइड्रोक्सीटोलुइन, क्योंकि ये टोलुइन है जिस पर OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसको हम कह देंगे 2-हाइड्रोक्सीटोलुइन। नेक्स्ट एग्जांपल इज मेटाक्रिसोल 3-हाइड्रोक्सीटोलुइन, पैराक्रिसोल 4-हाइड्रोक्सीटोलुइन, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल एंड chlorophenol. Next is dihydroxyphenols. Compounds which contains two OH group attached to a benzene ring are called dihydroxyphenols. ऐसे फिनॉल जिनके अंदर की दो OH ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं उसको हम कहते हैं डाइहाइड्रोक्सीफिनॉल। एग्जाम्पल इज कैटिकॉल, रिसोर्सिनॉल, फिनॉल, ये सब डाइहाइड्रोक्सीफिनॉल के एग्जाम्पल हैं जिसके अंदर की दो OH ग्रुप प्रेजेंट हैं। इनका नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं हम, IUPAC नॉमेनक्लेचर। जनरल में इसको हम कहेंगे ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजीन क्योंकि बेंजीन रिंग पर ऑर्थो पोजीशन पर दो OH ग्रुप प्रेजेंट हैं जो एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पे हैं। यहाँ पर मेटा पोजीशन पे है, यहाँ पर पैरा पोजीशन पे है। IUPAC नॉमेनक्लेचर में हम नंबरिंग देंगे इसको 1 और इसको 2 और हम कहेंगे 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। डाई मतलब 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है और बेंजीन रिंग पर प्रेजेंट है। यहाँ पर 1,3 पोजीशन है, 1,3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। यहाँ पर 1,4 पोजीशन पर है तो ये कहलाएगा 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। अब बात करते हैं हम ट्राइहाइड्रिक फिनॉल्स। और ट्राइहाइड्रिक फिनॉल्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच कंटेन्स 3 OH ग्रुप अटैच्ड टू अ बेंजीन रिंग। यानी कि बेंजीन रिंग में यहाँ पर 3 OH ग्रुप अटैच रहते हैं तो उसको हम कहते हैं ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। ट्राई मीन्स 3, हाइड्रिक मीन्स OH ग्रुप्स। सच फिनॉल्स व्हिच कंटेन्स 3 OH ग्रुप्स आर कॉल्ड ट्राइहाइड्रिक फिनॉल्स। एग्जांपल इज 1,2,3 ट्राइहाइड्रोक्सी बेंजीन। यहाँ पर बेंजीन रिंग 1,2,3 पोजीशन पर OH ग्रुप प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा 1,2,3 ट्राइहाइड्रोक्सी बेंजीन। यहाँ पर 1, 2 और 4th पोजीशन पर है तो ये हो जाएगा 1,2,4 ट्राइहाइड्रोक्सी बेंजीन। यहाँ पर है 1, 3, 5 ट्राइहाइड्रोक्सी बेंजीन।
अब आता है इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फिनॉल को बनाने की कई विधियां हैं, लेकिन आज हम कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मेथड है फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन क्या होता है? जब बेंजीन रिंग पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ होता है तो उसको हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ऐसी संरचना को हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। जब हम ऐसे स्ट्रक्चर को एयर के साथ इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, टेम्परेचर गर्म करते हैं इसको एयर के ऑक्सीडेशन से, तो ये क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। एक ऑक्सीजन ग्रुप यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है। OH2O जो वाटर मॉलिक्यूल है, वो ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है वो इस कार्बन के और H के बीच में आ जाता है और यह बना देता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अब इस क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का हम ट्रीट करते हैं एसिड के साथ, हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमको मिल जाता है फिनॉल और हमको मिल जाता है एसीटोन। तो एक इंपॉर्टेंट मेथड है फिनॉल बनाने का। नेक्स्ट मेथड है डाउ प्रोसेस, जिसके अंदर हम क्लोरोबेंजीन काम में लेते हैं। ये हमारे पास है क्लोरोबेंजीन यानी बेंजीन के ऊपर क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है तो इसको हम कहते हैं क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन की जब हम एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, जलीय NaOH के साथ, के के साथ, जब हम इसको 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर इसको हम गर्म करते हैं तो हमको मिलता है पहले सोडियम सॉल्ट और फिनॉल, फिर उसके बाद में हम इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं अम्लीय माध्यम में। ये अम्लीय माध्यम से हमको H मिला, ये वाटर है, तो जलीय अपघटन कराते हैं अम्लीय माध्यम में तो हमको फिनॉल प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट मेथड है डाइजोनियम सॉल्ट से। डाइएजोनियम, डाई मतलब N2, डाई N2Cl, ऐसे स्ट्रक्चर तो जो कि N2 जिसके अंदर प्रेजेंट है तो इसको डाइजोनियम सॉल्ट कहते हैं। तो यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया हमने और इसका हम गर्म करते हैं इसको जल के साथ। इसका गर्म करने पर यहाँ पर इस N2Cl मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाता है, N2Cl आयन निकल जाएगा और दूसरा न्यूक्लियोफाइल OH यहाँ पर आ जाता है तो हमको फिनॉल प्राप्त हो जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स। जैसा कि हमने अल्कोहल के चैप्टर में भी पढ़ा था कि अल्कोहल्स आर स्लाइटली एसिडिक इन नेचर, बहुत कम होते हैं लेकिन एसिडिक नेचर के होते हैं। क्योंकि फिनॉल के अंदर भी OH ग्रुप प्रेजेंट है तो फिनॉल भी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, यहाँ पर भी अम्लीय गुण पाया जाता है। तो फिनॉल की एसिडिक प्रॉपर्टी बताते हैं जब हम ये कहते हैं कि फिनॉल H+ आयन देते हैं, आयनाइज होकर या आयनाइज हो जाते हैं और H+ आयन देते हैं तो हम कहेंगे कि फिनॉल के अंदर अम्लीय गुण पाया जाता है। जब हम फिनॉल को वाटर के साथ ट्रीट कराते हैं, जल के अंदर इसको डिसॉल्व करते हैं, जल की रिएक्शन कराते हैं तो फिनॉल जो कि रेजोनेंस के द्वारा स्थायी हो सकता है, यहाँ पर OH ग्रुप के पास ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं जो रिंग को देकर स्टेबलाइज हो जाता है मॉलिक्यूल। इसको अगर हम जल के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर ये आयनाइज हो जाता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट जाता है और H+ आयन बाहर निकल जाता है। वो H+ आयन इस वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन बना देता है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्योंकि अब हम कहते हैं कि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ऑक्सीजन इस नेगेटिव चार्ज को रख सकता है, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज ये बेंजीन रिंग को दे देता है और यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है और इस वाले पोजीशन पर ऑर्थो पैरायन ऑर्थो पोजीशन पर बारी बारी से ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस के द्वारा स्थायी हो जाता है और फिनॉक्साइड आयन के हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख सकते हैं और इस रेजोनेंस के कारण फिनॉक्साइड आयन फिनॉल की अपेक्षा अधिक स्थायी हो जाता है और वो निकाले गए H+ आयन से वापस रिएक्शन नहीं करता है। इसलिए फिनॉल इज अ गुड एसिडिक properties, phenol has good acidic properties compared to alcohol। यहाँ पर हमने दिखाया है फिनॉल के डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये इसके स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन पर, पैरा पोजीशन पर और ऑर्थो पोजीशन पर देखा गया है, जिसके कारण ये इतने सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पाए जाते हैं और इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण यहाँ पर इसका स्थायित्व बढ़ जाता है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो वीक हो जाता है और ये आसानी से प्रोटॉन दे देते हैं और अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। तो इन सभी स्ट्रक्चर्स के कारण हम ये कह सकते हैं कि फिनॉल के अंदर अम्लीय गुण पाए जाते हैं। अब हम इसकी एसिडिटी का कंपैरिजन करते हैं अल्कोहल के साथ।
अगर हम अल्कोहल की जल के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो हम देखते हैं कि अल्कोक्साइड आयन बनता है, और वो अल्कोक्साइड आयन क्योंकि वहां पर रेजोनेंस कम होता है इसलिए वो रेजोनेंस के द्वारा स्थायी नहीं हो सकता है, और ये वापस हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्शन करके अल्कोहल बना देता है। यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन, तो अल्कोक्साइड आयन अधिक स्थायी नहीं होता है। यहाँ पर जो फिनॉक्साइड आयन बनता है वो रेजोनेंस के कारण बहुत अधिक स्थायी हो जाता है, और फिनॉल की जो अम्लीय गुणधर्म है वो अल्कोहल की अपेक्षा अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस के द्वारा स्थायीकरण हो जाता है। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि फिनॉल के ऊपर अगर हम डिफरेंट ग्रुप्स लगा देते हैं, फंक्शनल ग्रुप लगा देते हैं, तो उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी पर किस तरह का असर होता है, वो उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ जाती है या उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी कम हो जाती है। ये डिपेंड करता है कि किस तरह के फंक्शनल ग्रुप या किस तरह के ग्रुप्स उसके ऊपर अटैच्ड हैं। तो हम नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप OR इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, या फिर पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, ऑर्थो, पैरा एंड मेटा, इन पर डिपेंड करता है कि किस तरह के सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, और इन जो ग्रुप्स हैं इनकी पोजीशन क्या है, ऑर्थो पर है, पैरा पर है या मेटा पर है, ये डिपेंड करता है और ये बताता है कि फिनॉल्स की एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ जाती है या कम हो जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं जैसे कि NO2 है, क्लोराइड है, साइनो ग्रुप लगा हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है या एसिडिक ग्रुप लगा हुआ है, तो इसके कारण उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है फिनॉल का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, बेंजीन को डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो डीएक्टिवेट करने के कारण यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई तो ये आसानी से ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन को दे देगा, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई है, धनावेश आया है, उसको ये नेगेटिव चार्ज पूरा करके न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, और इस कारण से ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स अधिक तेजी से न्यूक्लियस के पास आएंगे या बेंजीन रिंग के पास आएंगे, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे और वो हाइड्रोजन को इजीली बाहर निकाल देगा। इसलिए यहाँ पर इसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो जाती हैं। तो अगर हम यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं तो यहाँ पर एसिडिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो जाती हैं। अगर हम यहाँ पर बेंजीन रिंग पर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा देते हैं जो कि प्लस आई इफेक्ट शो करता है, जैसे CH3, OCH3, NH2, OR, OR2 ऐसे ग्रुप्स अगर हम लगा देते हैं तो उसके अम्लीय गुण या एसिडिक प्रॉपर्टीज कम हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सारे ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं और इलेक्ट्रॉन रिलीज करके बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है तो यहाँ पर बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं हुई है और वो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से नहीं लेंगे, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड भी नहीं टूटेगा और हाइड्रोजन आसानी से यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा। इस कारण से इसके अम्लीय गुण कम हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हेल्प इन लोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑफ फिनॉक्साइड आयन एंड दिस कॉजेज डीस्टेबलाइजेशन द फिनॉक्साइड आयन, देयरफॉर इंक्रीजेस द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल। नेक्स्ट आता है पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट रिलेटिव टू हाइड्रोक्सी ग्रुप। हाइड्रोक्सी ग्रुप की सापेक्ष में दूसरे सब्स्टिट्यूएंट या दूसरे ग्रुप्स के अंदर की उपस्थिति कैसी है, कौन से पोजीशन पर ये उपस्थित है, वह भी इसके एसिडिक प्रॉपर्टीज को इंक्रीज या डिक्रीज करती है। द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट इज फेल्ट मोर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन देन मेटा पोजीशन। मतलब मेटा पोजीशन की अपेक्षा अगर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर कोई इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स अगर लगे हुए हों तो उसका इफेक्ट अधिक होगा कंपेयर टू मेटा पोजीशन पर, क्योंकि इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी हम देखते हैं उसमें ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ज्यादा पावरफुल है कंपेयर टू मेटा पोजीशन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पैरा पोजीशन पर सबसे कम इफेक्ट होता है एट कंपेयर टू ऑर्थो ग्रुप और ड्यू टू ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम फिनोलिक ग्रुप इन पैरा आइसोमर। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं जिसके अंदर की फिनॉल की एसिडिक प्रॉपर्टी, प्रेजेंस ऑफ ग्रुप्स पर बेस्ड ये प्रॉब्लम्स हैं। तो introduction of nitro group in aromatic nucleus increases the acidity of phenol, but the introduction of CH3 group increases the acidity of phenols.
मतलब अगर हम नाइट्रो ग्रुप लगा देते हैं तो एसिडिटी बढ़ जाती है फिनॉल की, लेकिन अगर हम CH3 ग्रुप लगा देते हैं तो एसिडिटी कम हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और वो डीलोकलाइजेशन के कारण, नेगेटिव चार्ज के डीलोकलाइजेशन के कारण फिनॉक्साइड आयन को स्टेबल बना देता है और H आयन आसानी से बाहर निकल जाता है। जबकि अगर हम CH3 ग्रुप लगा देते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो वो नेगेटिव चार्ज को और अधिक बढ़ा देता है और उसको फिनॉक्साइड आयन से ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती और हाइड्रोजन आसानी से बाहर नहीं निकलता। इसलिए हम कह सकते हैं कि CH3 ग्रुप एसिडिटी को कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल गिव्स एफरवेंसेस विद सोडियम बाइकार्बोनेट बट फिनॉल डज नॉट, एक्सप्लेन। या फिर हम यूं कह सकते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल स्ट्रॉन्ग एसिड है, बताइए कैसे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर 3 NO2 ग्रुप लगे हुए हैं 2,4,6 पोजीशन पर, तीनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं। तो इस बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन्स की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है क्योंकि तीनों जगह से इलेक्ट्रॉन्स बाहर जा रहे हैं रिंग से। अब इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा करने के लिए सिर्फ OH ग्रुप बचा है, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है तो बेंजीन के साथ वो स्ट्रांगली बॉन्डेड हो जाते हैं, यहाँ पर रेजोनेंस करने लग जाते हैं और आसानी से H आयन बाहर निकल जाता है और ये जो आयन बनता है फिनॉक्साइड आयन, ये स्टेबलाइज हो जाता है रेजोनेंस के द्वारा। इसलिए हम इसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी एंड गिव रीजंस। पैरानाइट्रोफिनॉल, पैराक्रिसॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल, 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल, इनको हमको अरेंज करना है उनकी अम्लता के गुणधर्म के आधार पर। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इंक्रीजेस एसिडिटी ऑफ फिनॉल and effect is more pronounced in ortho and para position compared to meta position। ये हम जानते हैं, हम पहले वाले उसमें स्लाइड में हम देख चुके हैं। हमको इनको अरेंज करना है एसिडिटी के आधार पर। तो हम देखते हैं कि पैरानाइट्रो, पैराक्रिसॉल, मेटानाइट्रो एंड 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल को हम अरेंज करेंगे। तो हम देखते हैं कि 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल विच हैज 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन and is expected to have maximum acidic character out of meta and para-nitrophenols। para-nitrophenol इन दोनों में से अगर हम कंपेयर करते हैं तो para-nitrophenol is expected to be more acidic because electron withdrawing group is in para position पर है। पैराक्रिसॉल जिसके अंदर की CH3 ग्रुप है वो सबसे वीक होगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, एसिडिक प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होगी। फिर इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं, दोनों में ही नाइट्रो पोजीशन है लेकिन पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ज्यादा होगा कंपेयर टू मेटा। तो उसके बाद एसिडिक प्रॉपर्टी इसकी होगी, फिर इसकी होगी और सबसे कम इसमें होगी पैराक्रिसॉल में, क्योंकि यहाँ पर CH3 ग्रुप प्रेजेंट है जो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा ना कि इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो इसके कारण यहाँ से इसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज कम होगी। तो हम अरेंज करेंगे 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल, देन पैरानाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल एंड पैराक्रिसॉल। अब आती है इसकी केमिकल रिएक्शंस। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी रायमर-टिमन रिएक्शन। Timon reaction, the treatment of phenol with chloroform and aqueous NaOH at 60 degrees centigrade followed by acidification introduces a CHO group in aromatic ring mainly in the ortho position to OH group and this reaction is called Ramer-Timon reaction। हम CHCl3 के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हम देखते हैं कि CHCl3 और NaOH के प्रेजेंस में जब रिएक्शन होती है तो इसके OH ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पर एक CHO ग्रुप आ जाता है। हमको 2 तरह के आइसोमर यहाँ पर मिलते हैं, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड कम मात्रा में मिलता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड ज्यादा मात्रा में मिलता है। अगर हम क्लोरोफॉर्म की जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लेते हैं तो हमको एसिडिक ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है यहाँ पर और हमको सैलिसिलिक एसिड की जगह हमको जो मेन प्रोडक्ट है वो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है। सैलिसिल्डिहाइड की बजाय हमको सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होता है यहाँ पर। तो ये क्या मैकेनिज्म है इसका? फर्स्ट स्टेप में क्लोरोफॉर्म OH आयन के साथ रिएक्ट करता है वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पर हमको एक कार्बेनियन आयन मिल जाता है जिसके अंदर Cl ग्रुप 3 Cl ग्रुप है। यहाँ पर कार्बन पर एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है क्योंकि जो एक Cl है वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को देकर बाहर निकल जाता है और हमको फिर जब हम इससे एक और Cl बाहर निकल जाता है हमको डाइक्लोरो कार्बीन मिलती है। डाइक्लोरोमिथाइलिन इलेक्ट्रोफाइल है ये, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अब
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है फिनॉल पर। यहाँ से इसकी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ऑर्थो ये दो और पैरा पोजीशन इस पोजीशन पर, क्योंकि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से H बाहर निकल जाएगा, उसकी जगह मोर पॉजिटिव सोडियम यहाँ पर आ जाएगा। अब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस बॉन्ड को दे देगा, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड जो है वो ऑर्थो पोजीशन पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे देगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएगा। और क्लोरोकार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन जिसके पास के इलेक्ट्रॉन्स की कमी है वो इस पोजीशन पर अटैक करेगा और ये जुड़ जाएगा और उसी वक्त यहाँ से निकलने वाला H+ आयन बाहर निकल जाएगा और वो H+ आयन फिर कार्बन पर अटैक करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और ये CHCl2 बन जाएगा। सेकेंड स्टेप में ये CHCl2 NaOH के साथ रिएक्शन करके CHO बनाएगा, फिर हम इसका एसिड हाइड्रोलिसिस कराएंगे और ये OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड हमको प्राप्त हो जाता है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कुछ और रिएक्शंस फिनॉल की। तो थैंक यू।